अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के साथ ज़मीनी और फ़िज़ाई जंग का पहला राउंड हारने के बाद अब नफ्सियाती जंग का आगाज कर दिया है। बेशरम और बुज़दिल भारतीय सरकार रात के अंधेरे में किए गए हमले से जुड़ी खफत मिटाने के लिए अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स हमलों के जरिए शहरी आबादी में खौफ व हिरास फैला रही है। शायद भारत अपने तैयारों के मलबे की आड़ में दुनिया भर में अपनी बेइज्जती छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने MiG-21 की जगह राफेल तैयारे की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन 2021 में फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने के बाद नालायक और निकम्मे भारतीय पायलटों ने राफेल को भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेइज्जत करा दिया। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर पर खुशियां मनाने वाला भारत अब राफेल तैयारों की तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में 7 सबूत पेश करके भारत के इस झूठे बयानिए में से भी हवा निकाल दी थी। जंग का पहला राउंड हारने के बाद जब पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है, दूसरा राउंड शुरू होने से कबल ही भारतीय फौज जहाजों से उतरकर अब ड्रोन्स का सहारा ले रही है। शायद भारत अब यह समझता है कि आम पाकिस्तानियों को डराकर अपनी कौम को मुतमिन किया जा सकता है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर चलने वाली फुटेज को देखकर इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी कौम की आंखों में डर ना कल नजर आ रहा था ना आज। वो तो सड़कों पर निकलकर सरेआम भारतीय फौज को ललकार रही है। नाज़रीन, आज DGISPR ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, अटक, चकवाल और गुजरावाला में गिरने वाले इजरायली साख्ता भारतीय ड्रोन्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। जमीन पर पड़े ड्रोन्स के परखचों को अवाम ने भी देखा। इन ड्रोन्स के देखने के बाद कुछ सवाल जो आम शहरियों के जहन में आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि ये ड्रोन किस नौयत के हैं और ये कैसे काम करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो भारत के ड्रोन्स गिराए, इन हिरोप ड्रोन्स को कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जा सकता है। इस ड्रोन की बॉडी भारत में बन रही है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी इजराइल भारत को फराहम करता है। ये ड्रोन इस वक्त आज़रबाईजान, भारत, मोरक्को और हॉलैंड में इस्तेमाल हो रहा है। डेली टेलीग्राफ के मुताबिक हिरोप ड्रोन आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के खिलाफ अप्रैल 2020 में इस्तेमाल किए। इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाला शख्स 100 से 200 किलोमीटर के फासले पर होता है। जो ड्रोन आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस्तेमाल किए, उसके ऑपरेटर्स पंजाब और सिंध के बॉर्डर्स की बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े होंगे। इस ड्रोन की लंबाई 8 फुट 2 इंच होती है और इसकी चौड़ाई 10 फुट तक होती है। यह 6 घंटे तक फिजा में रह सकता है और 15,000 फुट की बुलंदी तक उड़ सकता है। यह अपनी परवास के दौरान इस एरिया के बारे में मालूमात इकट्ठी करके अपने ऑपरेटर को फराहम कर रहा होता है। इस ड्रोन ने अपनी परवास मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करके तबाह होना होता है। इस ड्रोन को या तो गिराया जा सकता है या नाकारा बनाया जा सकता है। नाज़रीन, भारत की जानिब से फिजाई और ज़मीनी मैदान में जंग हारने के बाद ड्रोन इस्तेमाल करने की हिकमत अमली कितनी कामयाब हो सकती है और क्या पाकिस्तान जंग के इस मरहले में भी भारत को पिछाड़ देगा? इस सारी सूरत हाल पर आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पहले राउंड में नाकामी के बाद जंग के अगले मरहले में क्या भारत ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों को परख रहा है या फिर ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली नाकामियों पर पर्दा डाल रहा है? सवाल नंबर 2, भारत ड्रोन शहरी आबादियों पर भेजकर लोगों में खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लोगों में खौफ व हिरास फैलाने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? सवाल नंबर 3, भारत के अपने मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने राफेल तैयारों की तबाही के बारे में सारी दुनिया को बता दिया। क्या अब ड्रोन हमलों के जरिए अपनी बेइज्जती को छुपाने में कामयाब हो जाएगा? सवाल नंबर 4, हिरोप ड्रोन इजराइल की तरफ से भारत को मुहैया किए गए। इजरायली अंसर के बाद पाकिस्तान के लिए अपना केस मुस्लिम दुनिया के सामने पेश करना कितना आसान होगा? सवाल नंबर 5, वफाकी वजीर दिफा ने आज रॉयटर्स को अपने इंटरव्यू में कहा कि ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान की तरफ से हमला यकीनी हो गया है। अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो यह किस नौयत का हो सकता है? सवाल नंबर 6, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि अब पाक भारत कशीदगी में कमी की गुंजाइश कम ही है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत पाकिस्तान को दफाए हक हासिल है। क्या अब पाकिस्तान भारत पर हमले के दौरान भारतीय फौज की तनसीबात को निशाना बना सकता है? सवाल नंबर 7, नायब वजीर आजम इसहाक डार और DGISPR ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया और दोनों ने अमृतसर शहर पर हमले की सख्ती से उसे मुस्तरद कर दिया। क्या भारत पहलगाम के बाद अमृतसर में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुलविस है? क्या भारत की इस साजिश को सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने की कोशिश करार दिया जा सकता है? नाज़रीन, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत से सवालात हैं आज के हवाले से, खास तौर पर अवाम की जानिब से बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ड्रोन हमले हुए, आखिर आप लोग इसे रोक क्यों नहीं सके? सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब।
ये ड्रोन गिराए गए हैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। और कैसे गिराए गए हैं, देखिए हुआ क्या, इनके जब राफेल जेट्स गिराए तो ये सिर्फ जेट्स नहीं गिराए, हमने इनका मोराल भी गिराया, हमने इनका गरूर भी खाक में मिलाया। क्योंकि ये समझा जाता था कि ये इनविंसिबल जेट्स हैं, ये गिर ही नहीं सकते, ये हायर टेक्नोलॉजी है, ये पड़ा $1 अरब, हमने याठा जाके इनको मारा और ये गिरे। जब ये गिर गए तो इनकी एयरफोर्स का, पायलट्स का मोराल बड़ा लो हुआ। इन्होंने अपने सारे जेट्स मूव कर दिए डाउन साउथ, ये विड्रॉ कर गए। इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की, ये आ गए अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ कि जिसमें इंसान ना हो, पायलट ना हो, क्योंकि पायलट्स का मोराल तो अब खाक में मिल चुका था। ठीक। अब जब ये ड्रोन्स आए हैं, ये ड्रोन्स का ये राफेल है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक। ड्रोन्स की जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्टेल्थ है, जो रडार पे नहीं आती, ये वो वाले हैं। और उसमें हुआ क्या, हमने 2 तरीके से गिराए हैं, कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। जो ये चाहते थे कि ये शहरों पे आके गिरें और यहाँ पे धमाके हों और काउंटलेस कैजुअलिटीज हों, वो नहीं हुआ। क्यों? हमने एक तो इनका सिस्टम जैम करके इनको गिराया कि इनका सिग्नल ही जैम हो गया, इनकी कम्युनिकेशन सिग्नल जैम हो गया, ये गिर पड़े, नंबर 1। नंबर 2, हमने इनको हार्ड हिट करके गिराया है थ्रू आवर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें गोलियां, मिसाइल और दीगर डिफेंस के आलात हैं, जिन्होंने इनको जाके हिट किया और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है। लगभग 29 ड्रोन हम गिरा चुके हैं। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कब करेगा और रिस्पॉन्स क्या होगा पाकिस्तान का। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल वाजे करके बताना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब कल आर्म्ड फोर्सेस को यह इख्तियार दिया कि आप फ्री हैं, आप जाके इसका भरपूर रिस्पॉन्स दें, जवाब आएगा, जरूर आएगा और भरपूर आएगा। मैं ये बिल्कुल आपको वाजे कर दूं, ये हो ही नहीं सकता कि भारत को जवाब ना आए। ठीक। अब देखिए, वो कहते हैं कि अंग्रेजी में रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। हम कब मारते हैं, कहां मारते हैं, कैसे मारते हैं, ये हमारी मर्जी है। और देखिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वजह, पुलवामा और पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए, भारत ने 10-12 दिन के बाद स्ट्रैटेजी लगा के जो है वो रिस्पॉन्ड किया। ठीक। हम जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया में इसकी गूंज जाएगी कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक। मगर एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है, और देखिए अब दुश्मन जो है वो इंतजार कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो वेयर आउट हो रहा है। तो देखिए, इसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक, इंतहा का आएगा, और इनको इंशाल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो एक सोशल मीडिया पे मैं सबको कहूंगा कि बिल्कुल पैनिक ना करें, बिल्कुल किसी फ्रेंजी में ना जाएं। वी आर इन सेफ हैंड्स, हम महफूज और मजबूत हाथों के अंदर है पाकिस्तान का दिफा। इसीलिए हमने 5 राफेल और 29 ड्रोन गिरा दिए और इनको समझ नहीं आई इनके साथ हुआ क्या है। तार साहब, अगला सवाल, जाहिर बात है लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि अगर उनके ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ तक आ चुके हैं, व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर? क्योंकि एक पैनिक जो है वो जाहिर बात है लोगों में एक परेशानी है कि भाई ये क्या मजीद क्या हो सकता है, तो व्हाट शुड दे बी प्रिपेयर्ड फॉर? क्या रात के वक्त जो है वो पाकिस्तान के शहरों में ब्लैकआउट्स भी हो सकते हैं? क्या ये भी मौजूद है? क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं ताकि लोगों को रियलिस्टिक सिचुएशन पता लगे। र्यूमर्स फैल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए र्यूमर्स फैल रहे हैं, असल सिचुएशन बताइए। देखिए, अभी जब एहतियाती तदाबीर का कहा जाएगा, उसका टाइम आएगा तो बताएंगे। मगर अभी फिलहाल जो इनका टारगेट था, जिसमें सिर्फ एक ड्रोन ने हमारी एक मिलिट्री की कुछ इक्विपमेंट को, और उसमें हमारे 4 जवान जख्मी हुए, दैट इज अबाउट इट। तो हम ये समझते हैं कि हमारा भरपूर इस पे तैयारी है, और अगर कोई एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी, उसके लिए सिविल डिफेंस भी मौजूद है, उसके लिए गर्ल गाइड्स, बॉय स्काउट्स, पूरा मुल्क में एक सिस्टम होता है ना ऐसी चीज़ों का। तो अभी फिलहाल उसकी कॉल नहीं दी गई, क्योंकि अभी उस तरह की सिचुएशन है नहीं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मुकम्मल तैयारी है। हमने टाइम का, जगह का और मोड का तयन करना है, एंड दैट इज अबाउट इट। तो ये जो 5 राफेल 29 ड्रोन है, ये तो मंसूर साहब हमारी वॉर ट्रॉफीज हैं। आपके मेरे बच्चे जब म्यूजियम में जाया करेंगे, मिलिट्री म्यूजियम लाहौर में, तो ये लगी हुआ करेंगी वहां पे एयरपोर्ट के पास, और देखेंगे कि जी ये वो वक्त है जब मई के अंदर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया था, ये हमने गिराया था, ये पड़े हुए हैं यहाँ। अगला सवाल, क्योंकि आज इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से जो है
वो हमले किए गए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरफ, जिसको जाहिर बात है हमने आज डिनाई किया है, DGISPR की जानिब से जो है वो बड़ा स्ट्रांगली इसको डिनाई किया गया है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, जिस तरह हमने माजी में पहलगाम वाक़े के बाद हमने कहा था कि जी न्यूट्रल इंक्वायरीज की बेशक करवा लीजिए, अब ये यहाँ पे दोबारा एक डिफरेंस आ गया कि वो कह रहे हैं कि हमला किया है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं किया हमने। इसकी भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए आप तैयार हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसकी एक आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के दिल के करीब सिख जो कम्युनिटी है, बहुत दिल के करीब है। इस सिचुएशन में भी हमने सिख यात्रियों के वीजे कैंसिल नहीं किए मंसूर साहब। अच्छा। और आप और मैं बतौर पाकिस्तानी, अगर कोई पंजा साहब, ननकाना साहब, करतारपुर या समाधी रजीत सिंह की तरफ मैली आंख से देखता है ना, तो आप और मैं खड़े हो जाते हैं कि हमारे भाई हैं, खबरदार। तो हम जो खिदमत कर रहे हैं इन गुरुद्वारों की और अपनी सिख पॉपुलेशन की और सिख यात्रियों को हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये कितनी अहमकाना हरकत है कि गुरुद्वारे पे हमला हो गया अमृतसर के अंदर। क्या ये भारत के प्रोपेगेंडा का भांडा बीच बाजार के फूट नहीं गया? ठीक, कि गुरुद्वारे पे हमला करना, सिखों पे हमला करना एक मूव थी कि सिख आवाजें जो उठ रही थी पूरी दुनिया में कि हरदीप सिंह नजर का कत्ल करते हो कनाडा में, सिखों को सब्जुगेट करते हो, सिखों की आवाज़ों को दबाते हो, उनकी फसलों को जलाते हो, उनका पानी रोकते हो, उनके दरियाओं का पानी का रुख मोड़ देते हो। तो ये सिखों को गुस्सा दिलाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने ये काम किया। अब सिखों के लिए हमारे दिल में जितनी इज्जत है और जिस तरीके से हमने उनको इन हालात में भी बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया हुआ है, तो ये तो देखिए ना, ये तो भारत का पूरा प्रोपेगेंडा खुल के सामने आ गया है कि हमने तो कोई अभी तक अटैक नहीं किया। और ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये इनके अपने ड्रोन जो पाकिस्तान आ रहे थे वो गिरते रहे रास्ते के अंदर, और वो वहीं पे, और एक ड्रोन की मैंने तस्वीर देखी इंडिया टुडे या पता नहीं कौन सा चैनल था, अनटच ड्रोन, बिल्कुल नवा नवेला नहीं होता। अच्छा। मतलब वो पड़ा हुआ है खेत के अंदर, लगता है कि किसी ने शोरूम से निकाल के रखा हुआ है। उस पे कोई उसको गिराने के आसार नहीं है कि इसको किसी ने मिरमार गिराया हो या ये इंटरसेप्ट हुआ हो। बिल्कुल लिशकता हुआ लोहे का वो ड्रोन वहां पे खेतों में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये बीट या बॉलीवुड से इनको बाहर आ जाना चाहिए। अब ताहिर साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा जारी बात है, लोगों का एक और सवाल ये भी है, मेरे पास इस सवाल का जवाब है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की आगाही के लिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है लोगों में आना चाहिए। उन्होंने ड्रोन अपने इस्तेमाल किए, उन्होंने जो भी हरकतें की, आज दिन जारी बात है लोग परेशान हुए। हमारे पास भी ड्रोन्स हैं, हमारे पास भी आर्सेनल मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन ड्रोन मौजूद हैं बेहतरीन आर्सेनल मौजूद है। और देखिए, जो कौम और जो पायलट और जो फौजी इनके राफेल को JF-17 थंडर से गिरा देते हैं और उसकी स्टॉक भी गिरा देते हैं और हमारी स्टॉक ऊपर चली जाती है जहाजों की चाइना में, तो ये देखिए ना, बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट, समटाइम्स ये है हमारे पास, ये रेस्ट अश्योर्ड, आगे चलें, इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। मंसूर साहब, आपने ये सुना भी होगा और आपने ये प्रैक्टिस भी किया होगा। तो जो मैन बिहाइंड द गन है ना, वो बहुत ही हाई मोराल वाले हैं, हाईली ट्रेंड हैं, और अक्सर वो जब कोई करते हैं ऐसा मामला तो ये आगे आगे भागते हैं। तो इस दफा देखें ना, हमने टी भी तैयार की भी थी, मगर हमें जाके होम डिलीवरी करनी पड़ी है वहां पे। ताहिर साहब, आपकी बात से जो मुझे अब तासुर मिला वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा, इसे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जा सकता। हुकूमत ने यह बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया। लेकिन माय क्वेश्चन कम्स है कि ये घंटों का मामला भी हो सकता है, इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, दोनों सिचुएशंस हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हमने ये पहले दिन से हमने देखें, हमने कोई ये ड्रोन जब हमने गिराए हैं, उसके बाद तो ये बात नहीं ना कि आपको याद होगा कि DGISPR ने भी ये बात की थी कि खेल शुरू तुम करोगे, आगे ये कहां जाता है ये हमारी मर्जी है। ठीक। एंड देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा है ना, प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। तो इसमें ये हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने कि इसमें ये जंग जो होती है ना, और ये जो एस्केलेशन के मामलात होते हैं, ये जल्दबाजी उजरत में नहीं किए जाते। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी है। ठीक। इसमें बहुत सारे अवामिल आपके पास, आपके पेश नजर होते हैं। और रेस्ट अश्योर्ड, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत जिस तरह बड़ी है इन राफेल जेट्स को गिराने से। और देखिए मंसूर साहब, मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी हमें कोई याद है कि हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर कब इनका उड़ाया था? लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जारी है हमारे इनके साथ मामलात, चले यूनिट का उड़ना समझ आती है कई दफा ना कि यूनिट उड़ा दिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा देना,
40 से 50 फौजी मार देना और उसके बाद सफेद झंडा वहां से लहराया गया जी माफ कर दें, तो ये सारा हमने अचीव किया इन दिनों के अंदर, तो वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दिस। ताहिर साहब, इस वक्त एक और सवाल, और ये अब आपके सियासी मुखालफिन की जानिब से खास तौर पे आपके ऊपर तनकीद हो रही है, आपसे मुराद है आपकी हुकूमत के ऊपर, वो ये है कि जनाब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5 जहाज उनके जो है वो गिरा दिए हैं, इसका प्रूफ क्या है? वो आपसे इसका प्रूफ मांगते हैं, आपके सियासी हरीफ आपसे प्रूफ मांगते हैं, आप इनको किस तरह प्रूफ दे सकते हैं? हम मिसाइल फायर करते हैं ना किसी जहाज पे, हाँ, तो हमारे एयरफोर्स जेट्स का एक मैकेनिज्म होता है, उस रडार में बकायदा देखे ना, एक मैं फॉर एग्जांपल आप एक जहाज चला रहे हैं, आपने एक मिसाइल फायर किया है, आपके जहाज का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो उस मिसाइल को ट्रैक करता है और आपको दिखाता है कि आपका मिसाइल कहां तक पहुंचा है। ठीक है। और जब आपका मिसाइल अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो आपको याद होगा वो एक्स सा बना आता है कि जी वो हिट हो गया है और वो तबाह हो गया है। ठीक। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है ना मंसूर साहब, हाँ, ये मौजूद है पाकिस्तान के पास और बेहतरीन तरीके से मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मेरे से ये सवाल पूछा। हाँ। आप अगर ये जो फाइटर जेट्स के सिमुलेशन पे भी जाए ना, आप ऑनलाइन चले जाएं या आपको सॉफ्टवेयर खरीद लें या गेम खरीद ले, तो उसके अंदर भी जब सॉफ्टवेयर में आप जाते हैं तो फाइटर जेट्स की डॉग फाइट्स के अंदर अ फायर मिसाइल फायर्ड, वो मंतकी अंजाम तक जब पहुंचता है तो उसका डेटा रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो ये तो बड़ी सिंपल बेसिक सी बात है। तो ये जो पूछ रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि भाई ये तो सिंपल चीज है कि हर जहाज के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। तो हमारे जिन जहाजों ने मिसाइल फायर करके इनके जहाज गिराए हैं उसका तमाम डेटा, तमाम रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास महफूज है, बतौर एविडेंस बड़े अच्छे तरीके से पड़ा हुआ है। नहीं तो तार साहब, वो थोड़ा बहुत अगर इन्हीं के रहनुमाओं के साथ शेयर कर दिया जाए, हो सकता है वही इनको चुप करा दें। देखिए मंसूर साहब, ये नाइव बातें होती हैं, ये बड़ी ना मतलब ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं। और मैं आपको बता देता हूं, मैं इस पे पूरी रिसर्च की है। इसको कहते हैं पाकिस्तान एयर फोर्सेस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है। जो देखिए 100-150 किलोमीटर पे मार करता है और उसकी जो टेक्निकल एविडेंस है उसका एक इंगेजमेंट रेडार है, अपने एयरक्राफ्ट का इंगेजमेंट रेडार। ठीक है। वो बकायदा एग्जामिन करता है उसकी फुटेज और 100% क्लियर है कि हमने सक्सेसफुली हिट किया है। और इसकी जो बाकी देखें, बाकी मैं उन्हें ये कहूंगा, चले हमारे पास तो डेटा है ना जहाजों के वो ऑटोमेटिक सिस्टम से। हाँ। मुझे बड़ी खुशी है जिस रात हम पूरी रात जागे और हम अभी तक जाग रहे हैं और महाज पे डटे हुए हैं। तो आपको याद होगा सुबह इंडिया टुडे ने दिखाया था कि 3 जहाजों का मलबा उठा रहे हैं, तो वो उनका बुलडोजर जो मलबा उठा के लेके जा रहा है, उनके तो चैनल्स मान चुके हैं इस बात को। तो एविडेंस मांगने वालों को मैं ये कहूंगा कि एविडेंस हमारे पास है, मगर इंडिया जब खुद मान गया तो फिर उसके बाद दूसरा सवाल तो पैदा ही नहीं ना होता। अच्छा, वी कमिंग टू द एंड, तार साहब ये बताइए कि ये मामला अब खत्म किस तरह होगा? जिस तरह जिसे कहते हैं ना, मतलब वो हमारे यहाँ पे एनु निबेड़ना किस तरह है, खत्म किस तरह करना है सर इस चीज़ को? अब ये मतलब ये तो हम अवाम जो है वो ये ज़हन में होगा कि ठीक है अभी आप जाके उन्हें हिट करेंगे, जब आप जाके हिट करेंगे तो फिर अगली बारी वो कहेंगे अच्छा जी अब हमारी बारी है, उसके बाद फिर हमारी बारी है। ये सिलसिला कब तक इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, अग्रेसर इंडिया है, पहल इंडिया ने की है, पहलगाम इंडिया ने किया है, तो इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। हमारा रिस्पांस तो अटल है ना, हमारा रिस्पांस तो आना ही आना है। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का अब ये हक इस्टेब्लिश हो गया है। यूएन का जो चार्टर है उसके मुताबिक सेल्फ डिफेंस का राइट हमारा इस्टेब्लिश हो गया है। देखिए पूरी सिचुएशन अगर आप देखेंगे, मैं मिनिस्टर ना भी हूं, बतौर पाकिस्तानी या बतौर लॉ के स्टूडेंट के, बतौर लॉयर के मेरे से आप पूछें, पाकिस्तान फेवरेबल पोजीशन पे है कि हमला पाकिस्तान पे होता है, सिविलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की टारगेट होती है, हक के दिफा पाकिस्तान के पास है, यूएन चार्टर के तमाम राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, इख्तियार अब हमारा है। अब बच्चों इंतजार करो, पाकिस्तानी जब आएंगे तो पता लगेगा कि पाकिस्तानी आए हैं। वक्त, जगह और उसका जो मोड है उसका तयन हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाक भारत कशीदगी के ऊपर मजीद बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कुसूरी साहब, भारत की जानिब से आज सुबह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो ड्रोन हमले हुए हैं, क्या समझते हैं ये जारियत जो है वो कहाँ जाके रुकेगी? देखिए, इसके पर्पस को समझने की ज़रूरत है और उसकी बुनियादी अगर अब नहीं समझेंगे तो वी विल ओवर रिएक्ट। रिएक्शन तो गुस्सा भी है और नेचुरल गुस्सा है, और लेकिन समझना चाहिए उन्होंने क्यों ड्रोन्स भेजे हैं। बुनियादी तौर पर जो ड्रोन्स ये भेजे गए हैं इनका मकसद होता है रिकॉनेसेंस, क्योंकि पाकिस्तान रिपीटेडली कह रहा है कि हम जवाब देंगे।
तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी फॉर्मेशंस, पर्टिकुलरली एयर फॉर्मेशंस कैसी हैं, ताकि उनको जब पाकिस्तान के हमले वो जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ से हो गए, कहाँ कहाँ हमारा रेडार है, हर चीज़ वो जानना चाहते हैं। अब इसको गिराने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप ऐसे मेथड्स यूज़ करें जो को पता आसानी से इसको गिराया जा सकता है, तो उसमें एनिमी को पहुंच जाती है लोकेशंस कि आपके जो बैटरीज हैं या आपके जो एयर फॉर्मेशंस हैं वो हैं किस जगह पे। मकसद होता है इसको ऐसे गिराया जाए कि दुश्मन को कोई फ़ायदा ना हो। इसको एक तो टेक्निकल मीन से गिराया जाता है या टेक्निकल मीन से, और दूसरे और तरीके हैं जिसमें वापस इंफॉर्मेशन नहीं जाती। तो उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान रिपीटेडली कहा जा रहा है कि जनाब हमें जो है यहाँ जवाब करना है, जो उन्होंने मासूम बच्चे यहाँ मारे हैं पाकिस्तान में, और उसका जो जवाब को वो खुद काफ़ी डिस्टर्ब हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हमारी पोजीशंस हैं। ये किसी सूरत में हमें गलत टाइम पे नहीं करना चाहिए। जो हमारा जवाब आएगा वो टाइम, गवर्नमेंट ने फौज को, अफवाज पाकिस्तान को इजाज़त दी है कि वो टाइम चूज़ करें, मौका चूज़ करें कि किस वक्त जवाबी हमला करना है, जवाब उसका कब करना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये वी शुड नॉट बी गोडेड इनटू इट कि हम गलत फैसला करें और उनका ट्रैप में फंस जाएं जो उनका मकसद है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को इसका नुकसान होगा। पहले भी उनको इसलिए इंटरनेशनल सपोर्ट अमंग अदर्स नहीं मिली, और भी वजूहत हैं। एक बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था कि हम न्यूट्रल लोगों के ज़रिए इंक्वायरी कराने पे तैयार हैं, इस पर इंक्वायरी हो जाए पहलगाम पे। लेकिन उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने हमला किया। इनकी ख्वाहिश थी कि हम बड़े एक्सपेंसिव एम्यूनेशन से इसको गिराएं, और एक तो एक्सपेंसिव एम्यूनेशन अगर यूज़ करते तो हमारी जो है लोकेशन शेयर हो जाती। नंबर दो, एक इतना ये घटिया सा सस्ता सा ये ड्रोन है, इसको उसी तरीके से मार गिराया गया है जैसे मुनासिब था। आपने खुशी साहब ड्रोन्स की आपने बात की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से इसाक डार साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ये जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इजरायली साख्ता हैं, इजराइल ने ये बनाए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि इस पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है इजराइल भी अब एक फरीक बन चुका है? नहीं, देखें वो तो वैसे ही है, वो एक कहानी दूसरी है। ये तो मुझे याद है, अभी मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं भी था तो मुझे प्राइम मिनिस्टर के एनवॉय पे तौर पर भेजा गया था यूरोप में। वन मैन में एनवॉय था। ये 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेशन की है तो मैं पाकिस्तान का स्टैंड बताने गया था। हमारा बाद में हमारे धमाके हुए। तो जब मैं पेरिस में था तो मुझे मैसेज मिली इस्लामाबाद से कि आप, क्योंकि शाम को मुझे मिलने आ रहा था सेक्रेटरी जनरल फॉरेन मिनिस्ट्री फ्रांस की, कि इनको बता दें कि इजराइल और हिंदुस्तान मिल के हमला करने लगे हैं इस पे कहूटा पे। तो उनको बता दें कि हमारे हवाई जहाज़ वो देख लें आसमान पे हैं, जैसे ही वो आएंगे हम बॉम्बे के करीब ट्रॉम्बे पे जो हिंदुस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर उस पर हमला कर देंगे। तो कोई नई बात तो नहीं है। इजराइल इंडिया की कोऑपरेशन 73 वॉर में भी पाकिस्तान और इंडिया की, इजराइल की मुठभेड़ हुई थी शाम में। शाम में ये 73 वॉर में आपने इन्होंने भेजे थे जहाज, और पाकिस्तानी पायलट्स ने इनके जहाज गिराए थे। लेकिन वो शाम के अंदर थे और हाफिज अल असद जो सदर थे उनकी रिक्वेस्ट पे उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने भेजे थे। इसी वजह से मुर्तज़ा भुट्टो साहब बाद में जब एग्जाइल में गए तो उनको बहुत इज्जत से एग्जाइल में रखा गया शाम में। तो ये पुरानी बात है इजराइल इंडिया कोऑपरेशन। और वैसे मुसलमानों से जो दुश्मनी है वो दोनों मोदी साहब और इनमें कदर मुश्तरक है। इसलिए, लेकिन इसलिए कि क्योंकि इजरायली ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने खरीदे हैं, अजरबैजान ने भी खरीदे हैं उनके ड्रोन्स, और इनिशियली तुर्की भी खरीदता था, लेकिन तुर्की के तो बहुत ज्यादा एडवांस ड्रोन्स हो गए हैं। दीगर ममालिक की खुर्शीद साहब जहाँ पे बात हो रही है, जाहिर बात है एक फॉर्मर आप वजीर खारजा रहे हुए हैं, तो इस हालिया कशीदगी के बाद आपके ख्याल में इस पाक भारत कशीदगी के अंदर सफारती ऑप्शन पाकिस्तान के पास अब क्या है? पहले उन्होंने रिफ्यूज किया हर जो कोई सेंसिबल रैशनल उनको ऑफर हुई है उन्होंने रिफ्यूज किया।
तो ये तो एक तो इंटरनेशनल ओपिनियन ने को इस चीज़ को नोटिस किया है। नंबर 2, हिंदुस्तान ने फॉरेन पॉलिसी ऐसी अपनाई थी पिछले 8-10 साल में, जिसमें अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, वो होता है टू क्लेवर बाय हाफ। ठीक, अमेरिका के भी दोस्त हैं, रूस के भी दोस्त हैं, और हर एक के दोस्त हैं, और यूरोपियन यूनियन के भी दोस्त हैं, और किसी के भी नहीं। तो हुआ ये कि अमेरिका से अगर ये किसी की दोस्ती इनकी थी तो रूस के साथ थी, लेकिन इन्होंने कोशिश ये की थी अमेरिका से हथियार लेने की, टेक्नोलॉजी लेने की, कि जी हम चीन के दुश्मन हैं और हम आपके साथ मिल के चीन का मुकाबला करेंगे। वो क्वाड में भी शामिल हो गए, लेकिन अमेरिकनों ने भी ये देखा कि ये जो यूक्रेन वॉर जो हुई है उस वक्त इंतज़ामिया दूसरी थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने ये देखा कि एक तरफ ये हमारे साथ दोस्ती बना रहे हैं और जो जितनी इनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो कुछ भी वो रूस के साथ है, लेकिन इनसे ज़्यादा नाराज़ यूरोपियन यूनियन हुई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उसको ज़िंदगी मौत का मसला बनाया है। यूक्रेन के वो पीछे हैं। उन्होंने देखा कि मोदी साहब अगर 6 चक्कर रूस के लगाते हैं तो 1-2 यूक्रेन के भी लगा आते हैं। तो उन्होंने चालाकी जो की, इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन का आपका रिस्पॉन्स आया है उससे हिंदुस्तान बहुत नाराज़ है कि उन्होंने, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने गुस्से में कहा कि यूरोप मस्ट रियलाइज कि यूरोप थिंक्स इट्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स and but it is not concerned with other problems of other countries, यानी world's problems are no concern of theirs। in other words वो कहते थे कि जो हमारे problems हैं अपने आप को वर्ल्ड कह रहे थे, हमारे मसलों में तो यूरोप को इंटरेस्ट कोई नहीं, और यूरोप कहता है हम उसके इंटरेस्ट में बात करें। उससे नजर आ गया कि यूरोपियन यूनियन इनसे कितना नाराज, लफ्ज नहीं तो खफा है, और ये कितने नाराज हैं। और रूस को भी समझ आ गई कि एक तरफ ये चीन अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं, हमारी तरफ सिर्फ इसलिए हैं कि हमसे इन्होंने हथियार लेने हैं। तो इसको जो पॉलिसी होती है, दोगली कह लें, जो मर्जी कह लें, इस पॉलिसी ने अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन दोनों में फ़र्क डाला है, जिसकी बुनियाद पर और इनकी जो अभी एग्रेसिव और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, जिसके अंदर इन्होंने पहले हमले किए और आज ड्रोन भेजे, इनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक स्पेस कम होती जा रही है। ठीक, अब ये डिप्लोमेटिक मामला की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सारे मामले के अंदर पाक भारत कशीदगी पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अब तक रद्द अमल आया है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, उनके आप 3 बयान देख लें। पहले तो उन्होंने यही कह दिया कि ये 1500 साल से लड़े मरे जा रहे हैं कश्मीर पे, उनका ख़ास तरीका है। एक तो इंडिया को धक्का लगा कि ये क्या बात है भाई, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा ये इत्तेहादी है अमेरिका, हम तो इसके साथ मिलकर चीन की दुश्मनी कर रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया। फिर अगर लोगों को ये ख्याल था कि ट्रंप साहब का एक ख़ास तरीका बात करने का है और शायद वो अपने जोश खिताबत में ये कह गए, दोबारा उनसे पूछा गया आपके 2 दिन पहले, उनका हाँ मुझे पता चला है कि हिंदुस्तान ने हमला किया है, और यूज टर्म की इट्स अ शेम, शर्म की बात है कि हिंदुस्तान ने हमला किया है। उस पर तो हिंदुस्तान को बड़ा धक्का लगा है कि ये क्या बात कर रहे हैं, और फिर कह दिया कि जी ये तो दहाइयों से लड़ रहे हैं, और फिर उनका असल में तो ये सदियों से लड़ रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि ये तवक्को नहीं कर रहे थे अमेरिका की तरफ। बाकी जो लोग अमेरिका में बात करते हैं उनकी ज़ीरो वैल्यू है। हालांकि जब शुरू में उन्होंने कैबिनेट ली थी तो उसमें काफ़ी प्रो इजराइल और प्रो इंडिया लोग भरे हुए थे, लेकिन फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं, वही हीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं। ठीक सर, एक और इशू जहां से बेसिकली मेरे ख्याल में मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया, वो था सिंध तास मुआहिदा, जिसकी मौतली भारत की जानिब से की गई। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इस सिलसिले में रब्ता आपकी नज़र में क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसमें पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है। ये एक और चीज़ है जिसने इंटरनेशनल ओपिनियन को इंडिया के खिलाफ किया कि इस किस्म की ट्रीटी से, साइन ट्रीटी से वो निकल रहा है। तो सारा जो ओपिनियन था हिंदुस्तान के बारे में, कनाडा में दहशतगर्दी, अमेरिका में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और बलूचिस्तान में स्पेशल इंटरेस्ट लेके जिस किस्म की वो और केपी में दहशतगर्दी करा रहा है, ऊपर से जो ये बात है सिंध तास मुआहिदा जो उन्होंने यूनिलैटरली उसको हमने अबेयंस में रखा है, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ सिंध तास मुआहिदा ही नहीं है इंडस बेसिन ट्रीटी, ये इंटरनेशनल लॉ है, ये लॉ ऑफ द सीज है
ये तो मैं जब यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज में पढ़ता था उस वक्त से इवॉल्व हो रहा है, और उससे सैकड़ों साल पहले कस्टमरी लॉ, क्योंकि दरिया जो थे, अभी ये मॉडर्न रियासतें नहीं आई थी, कई कई मुल्क इन दरियाओं को शेयर करते थे, तो इसलिए ये लोअर राइपेरियन के राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ भी है और इंडस बेसिन ट्रीटी के लिए। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट विल चूज द अप्रोप्रिएट टाइम। जो मुझे पता है कुछ वो क्लास है जो कंसल्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ पे, वो कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो जो मुनासिब उसके लिए फोरम है गवर्नमेंट वहाँ चली जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कुसूरी साहब। नाज़िर कुसूरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वाइस चांसलर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, हम लोग ज़ाहिर बात है अब एक ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट राउंड्स गोइंग ऑन, राउंड 1, राउंड 2, ये सिलसिला जो है वो अब इस तरह शुरू हो चुका है, लेकिन एक ही सवाल है लोगों के ज़हन में, एंड गेम क्या है? आपको किस तरह ये मामला खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल इन्वायरमेंट जहाँ पे दो कन्वेंशनली आर्म्ड क़ुव्वतें जो हैं उनका आपस में तनाव है और कोई जंग की सूरत बनी हुई है। आप एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। दोनों ममालिक आर आर्म टू द टीथ विद न्यूक्लियर वेपन्स, मोर देन रिक्वायर्ड टू एनाइलेट मैनी कंट्रीज। सो पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा से, सिर्फ इस क्राइसिस में नहीं, हमेशा से ये रही है कि वी हैव टू बी मेजर्ड। एस्केलेशन जो है ना, ये कहना आसान है कि जी एस्केलेशन हो गई, कंट्रोल कर लें। एक दफ़ा एस्केलेशन शुरू हो जाए ऐसी इन्वायरमेंट में तो कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज दोनों फरीक जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक जब ख़त्म हो क्राइसिस तो वो दूसरे से आगे हों, दूसरे पे हावी हों। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं, ये सर्द जंग के वक्त ये मामला ख़त्म हो गया था। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बाज़ाब्ता उनको ये समझ आ गई कि हमने आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं करना, बिकॉज देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट इट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद। तो हिंदुस्तान जो है वो तमाम तारीख, तमाम लेसन्स को जो है एक साइड पे रख के, उसको इग्नोर करके, एंड इट्स ट्राइंग टू इन्वेंट अ न्यू पैराडाइम कि जी हम आएंगे, हम पहले कहेंगे कि एक अटैक जो है वो मेरे हमसाये ने किया, मुझे हमसाया पसंद नहीं इसलिए लगता है उसी ने किया होगा। सारे मोहल्ले ने कहा भाई कोई एविडेंस दिखा दो, एविडेंस तो नहीं है लेकिन चलो मैं इसका घर जाके तबाह कर देता हूँ। उसके बाद ये उम्मीद रखी गई कि सारा मोहल्ला आएगा, आके दूसरे को कहेगा जिसका घर टूटा है कि भाई कुछ ना करना। इस दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी सपोर्ट नहीं किया, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अब पिछले 24 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे के वाकयात हैं, आप भी इस शहर में हैं, मैं भी इस शहर में हूं। व्हाट एल्स इज वॉर? यू गॉट मल्टीपल डबल डिजिट्स ड्रोन्स जो हैं वो आपके ऊपर हैं आज की दुनिया में। और आज के वक्त पे ड्रोन और क्या होता है, ड्रोन इज ए लीथल वेपन एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आप कह लें जी सर्वेलेंस के हैं, कई नहीं हैं, कई ऑब्वियसली आर्म्ड हैं। अच्छा, इसमें फिर इजरायली इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, टॉप नॉच है। उसके बाद फिर पाकिस्तान तो अभी तक तो दिफा ही कर रहा है ना। जब पहले भी ये आए उस दिन रात को, जितने भी 6 लोकेशंस पे जो भी हैं, उसके बाद जो जहाज गिरे हैं या जो मिलिट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है, तो वो भी इनके कैलकुलस में नहीं था। तो जो बात एक ही है, सवाल एक ही है मंसूर, और कोई सवाल नहीं है कि वाई हैज इंडिया बिकम टोटली इरेशनल। और उसका जवाब वो ये है कि हिंदुत्व माइंडसेट, मेंटालिटी जो है, उन्होंने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि जी हम तमाम मुसलमानों से सुपीरियर हैं, पाकिस्तान गिरा हुआ है, इस पे चढ़ दौड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इस माइंडसेट से अगर वो चले तो मुझे नहीं पता कि इसकी एंड गेम क्या है, बिकॉज एंड गेम में अल्टीमेटली रैशनैलिटी चाहिए दोनों एक्टर्स से। तो जो आज हो गया है, उन्होंने ये इंश्योर कर दिया है, अपना नुकसान कर लिया है कि वो जो क्वेश्चन था कि जी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड और करेगा कि नहीं, वो तो मेरे नज़दीक अब इफ का मामला नहीं रहा, वो तो मामला व्हेन का बन गया। सो यू नो दे रियली देव टेकन दिस टू द पॉइंट जहाँ पे इस वक्त दुनिया को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इसके बाद तो आगे फिर एस्केलेशन कैसे रुकनी है, किसने रोकनी है। ये अमेरिका और बाकी दुनिया ही आके पहले रोकती रही है, लेकिन अगर ये उस नहज पे पहुंच गया जहां इंडिया इसको ले जा रहा है, you know, then it's very difficult to see how this ends. तो डॉक्टर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर आई मीन अगर एक किस्म का हम दो प्लेयर्स देखें जो आपस में एक रेस कर रहे हैं, compete कर रहे हैं एक दूसरे से, और उनका आगे जो एक रेड लाइन है या जो फिनिश लाइन, आई शुड कॉल इट रेड लाइन, विच इज़ द न्यूक्लियर लाइन। अच्छा, क्या इस वक्त दोनों प्लेयर्स को इस बात का एहसास है कि
नो मैटर व्हाट हैपन्स हम दोनों ने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। हाँ ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये ड्रोन्स भेजे जाएंगे, फाइटर जेट्स आपस में शायद डॉग फाइट करें, एंगेज करें, लेकिन वो जो रेड लाइन है वो करीब नहीं आएगी। आप समझते हैं कि कम से कम इतनी सैनिटी जो है वो मौजूद है इस वक्त इस झगड़े में? तीन चीज़ें मैं इसमें मंसूर कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये लाइन कोई स्टैटिक लाइन नहीं होती। तो ये इस तरह नहीं है कि आप मैराथन भाग रहे हैं, आप रेस भाग रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है 100 मीटर कहाँ ख़त्म हो रहा है। ये लाइन चेंज होती है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो कभी वो 80 पे नज़र आती है, कभी 120 पे नज़र आती है, और इसी तगोदौ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। पहली तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें मसला ये है कि दो फरीक रेस भाग रहे हैं, एक जो है वो रेस भाग रहा है, दूसरा लांगड़ी देता जा रहा है, दूसरा रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहा, दूसरा इंटरनेशनल लॉ तोड़ता जा रहा है, दूसरा कह रहा है मैं पानी की हर बूंद रोक दूंगा, मैं इंडस वाटर ट्रीटी भी नहीं मानता, मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी नहीं मानता। तो ये आज मैं किसी से बात कर रहा था, किसी और इंटरनेशनल मीडिया से, मैंने कहा जी ये बताएं कि अगर ये नॉर्थ कोरिया होता तो आप इस वक्त क्या कह रहे होते? यही कह रहे होते, ये नहीं कह रहे होते, आप बहुत फर्क चीज़ें कह रहे होते, लेकिन रवैया बिहेवियर वही है। तीसरी बात जो अहम है वो ये है कि द सेविंग ग्रेस हियर इज कि जो कन्वेंशनल डिटरेंस है उसमें इंडिया को कोई एडवांटेज हासिल नहीं है पाकिस्तान पे। जब आप उमूमी तौर पे देखते हैं जी इतना वो खर्चा करते हैं, इतने प्लेटफॉर्म हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो जो एडवांटेज है इन ए लिमिटेड एक्सचेंज, पाकिस्तान के पास मिलिट्री ऑपरेशनल एडवांटेज भी है, कई जगह टेरेन एडवांटेज भी है, और दूसरा ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मतलब है कि अगेन आई एम नोबडी हु वुड एवर ग्लोट ऑन एनीबडी एल्सेस फेलियर, लेकिन हर दफ़ा आते हैं और हर दफ़ा प्रूव करके जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने वोफुली इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो बेचारे वो फ्रांसीसी भी रो रहे हैं कि यार ऐसा जहाज़ बनाया आज तक नहीं गिरा, वो भी आप लोगों ने गिरा दिया। हाँ। इजरायली भी आज रो रहे होंगे यार ऐसा ड्रोन बनाया, सारी दुनिया डरती है, आपने को 10-15 ही एक दिन में गिरवा दिए। वो माशाल्लाह जो अभी नंदन साहब आए थे जिनको चाय शाय पिला के आपने रुखसत किया था, उसको गैलेंट्री का अवार्ड दे दिया कि आपने पाकिस्तान का एक जहाज गिराया है। पीछे अमेरिकन ने आके काउंट किया, उन्होंने कहा ये तो सारे खड़े हुए। तो ये मतलब यू नो वी आर टॉकिंग ऑफ अ वर्ल्ड जो इन्होंने क्रिएट कर लिया विच इज फिक्शनल। बस मसला ये है कि हम 2 बिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको शायद ख्याल नहीं है अपने लोगों का, लेकिन पाकिस्तान अल्टीमेटली यू नो वी हैव टू लुक आफ्टर आवर ओन पीपल। तो डॉक्टर साहब इसमें एक और क्वेश्चन जो ज़हन में आता है कि अगर हम एक वर्ल्ड ओवर एक व्यू देखें, एक डिफरेंस जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो एंट्री होती है, एंड नाउ दिस इज समवन जो फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब पैराडाइम की तरफ लेके जाता है। कन्वेंशनल तरीके से जो फॉरेन अफेयर्स हैंडल होते हैं ये शख्स उस तरह इनको हैंडल नहीं करता। विज़ रशिया आप देख लीजिए, यूक्रेन का इशू आप देख लीजिए, उसके बाद इसने टैरिफ्स के हवाले से जो कुछ किया, आप समझते हैं कि इस सारी चीज़ में भी मोदी की जानिब से ये कैलकुलेशन की गई कि अगर हम कोई ऐसा एडवेंचर करते भी हैं तो इस मरतबा द वर्ल्ड पुलिसमैन विल नॉट इंटरफेयर, अमेरिका की जानिब से जितनी फोर्सफुली जो है वो चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है शायद इस मरतबा नहीं किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली मोदी का कैलकुलस ऑपोजिट था। ठीक है। और वो 2019 से उसने वहाँ से नतीजा किया था कि तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही सदर थे अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका ने और कुछ वस्ती ममालिक ने अनकैरेक्टरिस्टिकली सपोर्ट की थी हिंदुस्तान की। इससे पहले 2019 से पाकिस्तान और खसूसन 2016 से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम क्राइसिस में द थर्ड पार्टी यूज टू कम इन एंड प्ले डाउन द मिडल कि यार नहीं, आप ये पहले क्राइसिस खत्म करें फिर हम देखेंगे कौन किसका दोस्त है किसका दुश्मन है। 19 में उन्होंने ये कहा जी नहीं, सेल्फ डिफेंस की इंडिया को इजाजत होनी चाहिए, देखें इन पे ये हमले होते हैं इस तरह की दहशतगर्दी। मोदी का ख्याल था कि वही होगा, इसीलिए वो पहले एविडेंस ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं हुआ। ट्रंप ने एक डिटैच पोजीशन ली ओवर टाइम। फिर ये 2 हफ्तों में आई थिंक यू आर राइट कि वो शायद बात उधर पहुंची कि उनका ये जहन बना कि अच्छा ये तो इतने इस वक्त थर्ड पार्टीज जो हैं वो डिटैच्ड हैं या नहीं कर पा रहे कोई इन्फ्लुएंस, कि हमने कर भी दिया तो कर गुजरेंगे, कुछ नहीं होगा। उसमें एक और एंगल जरूर ऐड कर लें, एक और नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो यार थर्ड पार्टी तो नहीं करेगी तो पाकिस्तान जो रिस्पॉन्ड करेगा उसका क्या करें? वहां पे आई एम कन्विंस्ड, हैविंग बीन इन दिस पोजीशन अक्रॉस द बॉर्डर, उस वक्त यू नो बहुत सी बातचीत भी और बाकी चीज़ें भी हो रही थी, आई एम कन्विंस्ड कि इन्होंने वाक़ियतन अपने जहन में पाकिस्तान का ये नक्शा बना लिया है
कि जी ये तो कमज़ोर मुसलमान क्या होता है, पता नहीं इंसान होता है, नहीं और ये हम कर गुजरेंगे, फिक्र ही ना करें, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर भी, ये हिल नहीं सकते हमारे सामने। ये वो एरोगेंस, वो ह्यूब्रिस इनके अंदर है जिसने ये डिक्टेट किया है कि जी फिक्र ना। और अभी भी मेरा ख्याल है वो यही सोच रहे हैं, कोई नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दुनिया भी आप मान जाएगी और इनको तो हम एक दफ़ा सबक सिखाएंगे। सो इन्होंने इंश्योर कर लिया है कि अब पाकिस्तान का जो वो रिस्पॉन्स की बात थी वो इफ नहीं है व्हेन है। सो यू नो आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, वी शुड एक्नॉलेज दैट एंड द वर्ल्ड शुड एक्नॉलेज दैट। मैं अब जितनी गुफ्तगू इंटरनेशनल मीडिया से कर रहा हूँ मैं उनको यही कह रहा हूँ, भाई आप फैसला कर लें। अगर आपने ये फैसला कर लिया है एज थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टीज के भाई दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, आपस में लड़ रही हैं, मारती हैं, दुनिया ख़त्म होती है, तो कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है। वरना अब दिस इज द टाइम कि आपको सब नजर आ गया, एविडेंस भी नहीं है, पहला हमला भी उन्होंने किया, आपको आज भी नजर आ गया क्या हो रहा है, तो कितनी देर आप ये सब्र का पैमाना टेस्ट करते रहेंगे। अब सब्र वाला मामला खत्म है और ये मैं नहीं चाहता कि खत्म हो या ना हो, ये कोई पाकिस्तान से कोई मैं धमकी नहीं दे रहा कि जी फॉर्मर ऑफिशियल बैठा, नॉट एट ऑल। मुझे नजर आ रहा है, आई मीन कंसेंसस नजर आ रहा है, जो इस वक्त एंगर है लोगों में वो नजर आ रहा है, तो दैट्स व्हाट इट इज, यू नो, और इसको समझना जरूरी है सारों के लिए। ये जिस तरह हम इस वक्त इस हिंदुत्व माइंडसेट को जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें एक और एलिमेंट जो है वो पॉलिटिकल एलिमेंट भी अगर डाल दिया जाए, मैं चाहूँगा आप इस पर भी कमेंट करें, और वो है मोदी की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। और आगे जिस तरह एक बिहार का इलेक्शन अ फ्यू मंथ्स डाउन द लेन आ रहा है, ऑब्वियसली उसके अंदर हमने हमेशा एलिमेंट ये देखा है कि मोदी जो है एक पॉलिटिकल गेन इस चीज़ में से निकालने की कोशिश करेगा। इज मतलब वेरी कनिंग प्लेयर ऑफ द पॉलिटिकल सर्कल। तो इसमें से अब अगर उसको ये नहीं मिलता, कोई ऐसी चीज उसको नहीं मिलती, ऑब्वियसली एक हारा हुआ मोदी जो है वो बिहार के इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए, चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिले जिसके ऊपर मैं कम से कम कैंपेनिंग कर सकूं। लेकिन अगर ये चीजें इसी तरह एस्केलेट करती रही और उसको ना मिला वो जो वो एक्चुअली ढूंढ रहा है, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि ही कुड गो टू एनी एक्सटेंट देन। अच्छा, ये हो नहीं सकता मंसूर कि उसको ना मिले जो वो चाह रहा है। देखिए, फैशिस्ट आइडियोलॉजी करती क्या है, वो आपके जहन को मोल्ड कर देती है कि जो भी फैशिस्ट आइडियोलॉजी वाली बात हो रही है वही सही है, वही जस्टिफाइड है, वही फर्ज है और बाकी सारे गलत हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी ना, 2019 से ज्यादा वाजे हो सकता है कि जहाज गिरा, पायलट हमारे पास है, सारी दुनिया के टीवी स्क्रीन पे आप लोग दिखा रहे हैं। मोदी नैरेटिव क्या बनाता है कि इसको गैलेंट्री अवार्ड देना, जी कमाल कर गया, वाह वाह, और फिर देखो मैं वापस भी ले आया हूं, हालांकि वो वॉलंटरली हमने दिया। उसी नुक्ते पे, उसी बयानिए पे वो अपना इलेक्शन जीत जाता है 2019 का। तो मैं तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इस दफा ये बयानिए का मसला नहीं है, बयानिया तो वो कभी भी बना सकता है, उनका तो हिल ही नहीं सकता मीडिया। वो अगर एविडेंस के बगैर अटैक हो रहा है और कह रहे हैं जी एनालाइट कर दे पाकिस्तान को, तो वो तो आपको पता है। इस दफा मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इनके जहनों में ये ह्यूब्रिस बहुत आगे चली गई है और ये वाकईतन समझ रहे हैं कि इस तरह के एक्शंस करके तो कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये अब सिर्फ बयानिया का मसला नहीं, बयानिया वो बना सकता है, बयानिया तो और रफेल गिर गया भाई, उस पर उसने बना लिया कि गिराई कोई नहीं, तो वो बन जाएगा। बट आई थिंक this is more than that and I think we have to make sure that the world understands and we understand कि इनसे कोई बाइद नहीं है इस वक्त जिस तरह की ये सोच इनकी है और जो हरकत कर रहे हैं। डॉक्टर बोईद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर बोईद हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मोदी का माइंडसेट क्या है, वो क्या कर रहा है और जिसकी वजह से इस जंग को प्रोलॉन्ग कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे ख्याल में भारतीय अवाम के खिलाफ भी जो है वो इस वक्त सफबंदी कर चुका है और सिर्फ अपने एक सियासी गेन की खातिर, अपने सियासी फवायद की खातिर जो है इस जंग को मजीद तूल देने की वो कोशिश कर रहा है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।